हाय गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के दुनिया में साइंस अर्थात विज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसी कड़ी में आज से हम लोग 9th क्लास के विज्ञान को बहुत ही बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं साइंस ऑफ क्लास 9th। आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। गाइस, आज से हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। अतः जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं वे सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपके क्लास के सभी विषय की पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हो जाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं 9th के फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आज मैं आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपको जानना चाहिए, उन सारे प्रश्नों को आज मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल है। आपको बताना है वे कौन से पदार्थ हैं जिनके बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है। विकल्प है ठोसों में, द्रव में, गैसों में, या इनमें से कोई नहीं। यानी किस में क्या होता है सबसे कम आकर्षण बल होता है, ये आपको बताना है। तो आप याद रहे कि वह गैस है जिसके बीच कम आकर्षण बल लगता है, और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो क्या होगा, ठोस। ठीक है, तो सबसे कम आकर्षण बल वाला कोई पदार्थ है तो गैस है। इसी कारण से यह उड़ते रहता है। अगला, किसी ठोस का सीधे ही गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है। किसी ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है। जैसे आप देखे होंगे कि जब ठोस को हम लोग गर्म करते हैं तो पहले वह द्रव में बदलता है, द्रव के बाद गैस में बदलता है। जैसे ठोस हो गया, ठोस को जैसे गर्म कीजिएगा तो द्रव में बदलेगा, और द्रव को गर्म करेगा तो क्या होगा, गैस में बदलेगा। लेकिन डायरेक्ट ठोस का द्रव गैस में बदलना क्या कहलाता है। तो याद कर लेंगे, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, संघनन या संगलन, इसमें से क्या होगा ये बताना है। तो डायरेक्ट ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन की एक प्रक्रिया है, यानी आपका आंसर होगा बी। अगला, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, यानी कौन सा इसमें पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन जिसका डायरेक्ट ठोस से द्रव में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। विकल्प है अमोनियम क्लोराइड, नैप्थैलिन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यह याद रहे, ऊर्ध्वपातन की क्रिया अमोनियम क्लोराइड का भी होता है और नैप्थैलिन का भी होता है। अतः आपका विकल्प सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए क्या चाहिए। उच्च ताप व दाब, निम्न ताप व दाब, निम्न ताप व दाब, इसका उच्च ताप व निम्न दाब, यानी क्या चाहिए आपको ये बताना है कि किसी गैस को द्रवित करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो आप याद रहे, किसी भी गैस को यदि आप द्रवित करना चाहते हैं तो आपका टेम्परेचर, यानी उस गैस का टेम्परेचर निम्न रखना होगा, और दाब क्या करना होगा, उच्च रखना होगा, क्योंकि उच्च दाब पर ही गैस को द्रवित करके सिलेंडर में भरा जाता है। अतः विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है। अगला, वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर, अपने क्वथनांक पर, अपने क्वथनांक से कम ताप पर, या कमरे के ताप पर। यानी बताना है किस ताप पर जल वाष्प में बदलता है। तो याद रहे, जल जो है अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही वाष्प में बदलता है। तो ये आंसर कौन होगा, सी। ओके। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है, यानी किसको सूखा बर्फ कहा जाता है। बिना पानी वाला बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी को शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी विकल्प नंबर बी सही है। अगला, कणों के मध्य कम स्थान होते हैं, यानी किसके कणों के मध्य बहुत कम स्थान होता है। गैसों में, द्रव में, ठोस में, या इनमें से कोई नहीं। तो वह ठोस है जिसके कणों के बीच बहुत कम जगह होता है। ठीक है। और गैस का है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी। ओके। पदार्थ के कणों, आपको बताना है 8वां जो क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, यानी पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। विकल्प दिया है, मध्य आस्थान होता है, कि मध्य आकर्षण बल होता है,
मध्य गतिज ऊर्जा होती है, यानी पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है बताना है। तो याद रहे कि पदार्थ के कणों के बीच आस्थान भी होता है, आकर्षण बल भी होता है, गतिज ऊर्जा भी होती है, और तो आपका विकल्प हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में पदार्थ नहीं है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? विकल्प है हवा, गंध, सर्दी या शीतल पेय। कौन सा पदार्थ नहीं है आपको ये बताना है। तो याद रहे हवा भी पदार्थ है, गंध भी पदार्थ है, शीतल पेय भी पदार्थ है, लेकिन सर्दी एक मौसम है, यह पदार्थ नहीं है, और तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सर्दी। अगला, डैश तरल कहलाते हैं, यानी किसको तरल कहते हैं? द्रव को, द्रव और गैस को, ठोस एवं गैस को, ठोस, द्रव और गैस किसको तरल कहते हैं? तो तरल का मतलब जिसका बहाव होता है वो तरल होता है। तो द्रव का भी बहाव होता है, गैस का भी बहाव होता है, तो द्रव और गैस आपका आंसर होगा विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हम खुरच सकते हैं, किसको खुरच सकते हैं, खोद सकते हैं, ये बताना है। ठोस को, द्रव को, गैस को, या इनमें से किसी को नहीं। तो द्रव को तो आप खुरच ही नहीं सकते, गैस को खुरच ही नहीं सकते, तो बचा कौन? ठोस। ठोस को आप खुरच सकते हैं, विकल्प ए सही है। अगला, हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, किसको बहुत ज़्यादा प्रेशर से संपीड़ित दाबा जा सकता है? ठोस को, द्रव को, गैस को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ठोस को तो प्रेशर संपीड़ित कर ही नहीं सकते, द्रव में बहुत अल्प संपीड़न होता है, लेकिन वो गैस है जिसको उच्च दाब पर संपीड़ित कर सिलेंडर में भरा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गैस। ओके। अगला क्वेश्चन है, डैश का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं, यानी किसका आयतन निश्चित होता है? तो यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ आपको हम क्लियर कर दें। पदार्थ तीन मुख्यतः है, ठोस, द्रव और गैस। तीन पदार्थ हैं जिसमें ठोस में आयतन आकार दोनों निश्चित होता है, द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं निश्चित होता है, और गैस में आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो यह पूछता है आयतन निश्चित आकार नहीं, तो कौन होगा? द्रव होगा। आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, तो वह द्रव होगा, आपका विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 14, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है। बर्फ का गलनांक जो 0 डिग्री है किस स्केल पे है? फ़ारेनहाइट पर, केल्विन पर, सेल्सियस पर, या गैलीलियो पैमाने पर? यानी बर्फ का गलनांक 0 किस स्केल पर मापा जाता है? तो जो 0 डिग्री है यह डिग्री सेल्सियस पैमाने पर ही मापा गया है, यानी विकल्प नंबर सी है। अगला, आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है, किसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है? अभी बताए थे, ठोस, द्रव, गैस, या इनमें से सभी। तो वह क्या है? गैस है जिसका ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है, तो विकल्प नंबर सी। अगला है, रसोई घर में प्रयोग किया जाता है, यानी आपके सिलेंडर में जिससे खाना पकाया जाता है कौन सा गैस होता है? एलपीजी, एमआईसी, सीएनजी, या इनमें से सभी? तो याद रहे घरों में जो सिलेंडर खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो गैस प्रयोग किया जाते हैं उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, यानी एलपीजी गैस होता है। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में प्रयोग की जाती है, यानी वाहन में किस गैस का प्रयोग होता है? एलपीजी, एमआईसी, सीएनजी या सभी? तो वाहन में याद करें सिर्फ सीएनजी गैस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 273 डिग्री सेल्सियस, या 373 केल्विन, यानी बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो याद रहे बर्फ का जो गलनांक होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 273 केल्विन होगा, तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। 273 इसमें दिया गया है, 0 नहीं दिया है, और तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला, जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक, तो यहाँ विकल्प है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 273 डिग्री सेल्सियस या 373। तो याद रहे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब इसको केल्विन में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें जोड़ दीजिए आप 273 जोड़ देते हैं ना, तो केल्विन में बदल जाएगा। तो 100 + 273 करेंगे कितना आ जाएगा? 373 केल्विन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, 373। यानी जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 आप ऐड कर देंगे। ठीक है। अगला है, गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसके कारण ठंडा हो सकता है? यानी गर्मी में जो घड़ा में
सुराही में हम लोग पानी रखते हैं तो किसके कारण वो ठंडा होता है? परासरण के कारण, विसरण के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण या वाष्पन के कारण। तो गर्मी में जो सुराही में जल रखा जाता है वो ठंडा होता है। तो ठंडा होने का रीज़न है कि सुराही जो होता है, सुराही मिट्टी का बना होता है और इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, ठीक है, और जिससे जल का हमेशा रिसाव होते रहता है और प्लस जल का वाष्पन होते रहता है, वाष्पन होता है, इसी कारण से वो ठंडा होता है। यानी विकल्प नंबर डी आपका सही है। चलिए, तो इस चैप्टर का सारा प्रश्न आज खत्म हो गया है। फिर कल हम लोग अगले चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक आप इन सारे प्रश्नों को लिख लें और याद कर जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।